जय हिंद। दिस इज वारिश चंद, यूर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दी वारिश एकेडमी। दोस्तों, आज हम देखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा, प्रकार और उसके उदाहरण। जितने भेद होते हैं और सभी भेद की परिभाषाओं को और उसके उदाहरणों को आज हम देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके पहले हमने संज्ञा देखा था, आज हम सर्वनाम देखेंगे। इससे प्रश्न सभी टेट, सीटेट, सुपर टेट, लेखपाल, बैंकिंग, रेलवे सभी परीक्षाओं में प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम की परिभाषा और प्रकार और उदाहरण। ठीक है, इसके पहले हम देखेंगे सर्वनाम का क्या अर्थ है। हम देखेंगे सर्वनाम का अर्थ, सर्वनाम शब्द का क्या अर्थ है, इस चीज को हम देखेंगे। तो सर्वनाम शब्द सर्वधन नाम से बना हुआ है। किससे बना है? सर्वनाम शब्द सर्वधन नाम से बना है। यहाँ पे सर्व का अर्थ होता है सभी। ऐसे शब्द जो सभी नामों के लिए प्रयुक्त हों उसे सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहलाता है। आपने सर्वनाम शब्द से सर्वनाम की परिभाषा आपने कैसे समझा कि सर्वनाम शब्द का अर्थ होता है सर्वधन नाम। सर्व का मतलब होता है सभी और नाम के जो मतलब होता है नाम के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले सभी शब्द जो किसी भी नाम के अर्थात संज्ञा के स्थान पे। हमने जाना था कि संज्ञा क्या है, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले सभी प्रकार के शब्द को ही क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो गया कि सर्वनाम का परिभाषा हो गया दोस्तों कि सभी नामों के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। परिभाषा, एग्जैक्ट परिभाषा क्या हुआ इसका, आगे देखते हैं। यहाँ देखेंगे सर्वनाम की परिभाषा क्या है, वो हम एग्जैक्ट परिभाषा देखेंगे यहाँ पे। तो सामान्यतः संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले, संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त या प्रयोग होने वाले शब्द को ही सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पे। संज्ञा क्या होता है, हमने बताया था किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। और जब उनके स्थान पे जब कोई शब्द का प्रयोग कर देते हैं तो उस शब्द को कोई शब्द का बोध करा देते हैं तो उस बोधक शब्द को ही क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहलाता है। तो परिभाषा क्या हुई इसकी कि सामान्यतः संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण आपका है कि मुकेश अच्छा लड़का है। क्या है? मुकेश अच्छा लड़का है। फिर इसी के बारे में बात की जा रही है, वह 8वीं में पढ़ता है। तो मुकेश अच्छा लड़का है। अब मुकेश की जगह पर हमने वह का प्रयोग किया, इसलिए क्या हुआ? यह सर्वनाम हो गया। हमने मुकेश की जगह पर किसका प्रयोग किया? यहाँ मुकेश है तो हमने कहा कि मुकेश अच्छा लड़का है। ठीक है, फिर हमने मुकेश की जगह पर क्या शब्द ला दिया? वह। क्या ला दिया? वह। तो मुकेश की जगह पे वह शब्द जो है ये क्या है? सर्वनाम है दोस्तों। ठीक है, पहले हमने मुकेश संज्ञा हुआ और इसकी जगह पर हमने दूसरे वाक्य में वह का प्रयोग कर दिया तो वह जो क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द हो गए दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके भेद कितने होते हैं। सर्वनाम के हम भेद देखेंगे। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं दोस्तों? तो इसके सामान्यतः सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार होता है पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? पहला प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत दोस्तों आपको 3 सर्वनाम पढ़ने होंगे। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ना होगा। मध्यम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में दोस्तों आपको पढ़ना होगा स्वयं के लिए, अर्थात खुद। जब कोई वक्ता होता है और खुद के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है जैसे मैं, हम, तो ऐसे शब्द जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम श्रोता होता है, जो दूसरा पर्सन होता है जिससे बात कही जाती है, वो क्या होते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। इसमें आता है तुम, आप जैसे शब्द जो है इसके अंतर्गत आते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। और दोस्तों जो तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जो किसी तीसरे की जब बात, जिसकी बात की जाती है तीसरे की, वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। इसमें वह, वे,
ये सब जो होते हैं शब्द, इन्हें हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगला जो होता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम भेद होता है। अगला जो भेद होता है निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये टोटल 6 जो है भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। पहला कौन होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके अंतर्गत 3 आते हैं, तो उन तीनों को हम पुरुषवाचक सर्वनाम के ही अंतर्गत रखते हैं। आगे जो दूसरा होता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जो तीसरा होता है दोस्तों वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। चौथा जो होता है वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। पांचवा जो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं अब पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है दोस्तों? तो जो सर्वनाम बोलने वाले अर्थात हमने क्या कहा, वक्ता के लिए जो प्रयुक्त किया जाए उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या वक्ता या अन्य के लिए किया जाता है, वक्ता, श्रोता और अन्य तीनों के लिए, उसे क्या कहेंगे हम? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तू, वह। मैं जो होगा प्रथम पुरुष, तू जो होगा वो मध्यम पुरुष और वह जो होगा यह अन्य पुरुष का उदाहरण होता है। आगे से हम देखेंगे यहाँ पे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में दोस्तों क्या दिया हुआ है कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में दिया हुआ है क्या कि संवाद के समय वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है अर्थात खुद के लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक वचन में आता है तो मैं, मेरा, मेरे, मुझे, मैंने, ये जो शब्द होते हैं ये एक वचन सर्वनाम के लिए होते हैं। और बहुवचन में हम, हमारा, हमारे, हमें, हमसे, हमने होता है। जैसे दोस्तों आपको उदाहरण मिलेगा, हमने कह दिया कि मैं खेलता हूँ, मैं अपने लिए प्रयोग किया कि मैं खेलता हूँ। तो मैं खेलता हूँ जो शब्द है दोस्तों, तो जो मैं शब्द आया हुआ है यही क्या है? एक वचन है। ठीक है, और ये कौन सा सर्वनाम इसमें लगा हुआ है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का एक वचन है, मैं खेलता हूँ। ठीक है, अगर हम कह दें कि हम पढ़ने जाते हैं, अगर हम प्रयोग करें कि हम पढ़ने जाते हैं, तो इसमें 2 से अधिक लोग जा रहे हैं ना पढ़ने, हम मतलब कि हम 2-3 लोग हैं, 1 से अधिक लोग हैं जो पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम जो होगा ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन होगा। इसमें हम, हमारा, हमारी, हमारे, हमें, हमसे, हमने, ये सभी ये सभी शब्द जो है आते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखेंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम ये होते हैं जो संवाद के समय जिन शब्दों का प्रयोग श्रोता या सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। जैसे एक वचन में तू, तेरा, तेरी, तुझे, तूने, तुमने, तुझको, ऐसे शब्द जो मिल जाए एक वचन में आएंगे। बहुवचन में तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हें, ये जो शब्द हैं दोस्तों ये बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं बहुवचन वाक्यों में। और आदर्श सूचक वाक्य जो होता है जैसे आप, आपका, आपकी, आपके, आपने, आपसे, ऐसे शब्दों का प्रयोग मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आदर्श सूचक वाक्यों के लिए किया जाता है। दोस्तों ये अगर ये शब्द हमें वाक्य में मिल जाते हैं, जैसे तुम कहाँ रहते हो, अगर अब पूछ लिया जाए तो तुम का जो प्रयोग है ये कौन सा सर्वनाम है? तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। पूछ लिया जाए आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आप जो होगा शब्द वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में दोस्तों हम देखते हैं ये तीसरे की बात की जाती है, किसी तीसरे पर्सन की जब बात की जाए तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण होता है। थर्ड पर्सन की बात की जाए अर्थात जिसके बारे में बात किया जाता है वो क्या होता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण होता है। जैसे कि हमने कह दिया कि संवाद के समय
जिसके बारे में बातचीत किया जाए, बताया ना कि जिसके बारे में बातचीत होता है वो क्या होता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो जिसके बारे में बातचीत की जा रही है, दूसरे शब्दों में जिस सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता श्रोता का संबंध ना होकर किसी अन्य का संबंधन प्रतीत होता है, वहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे हमने कह दिया, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि राम अच्छा लड़का है, तो राम की जगह हमने प्रयोग कर दिया वह अच्छा लड़का है। तो ना तो ये हमारे के लिए बात हो रही है ना आपके लिए, ये बात किसके लिए हो रही है, तीसरे के लिए, वह राम के लिए बात हो रही है। तो वह अच्छा लड़का है, तो वह कैसा सर्वनाम होगा, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा दोस्तों। ठीक है, अब इसमें कुछ निकट और दूर के शब्द पे ध्यान देना होता है दोस्तों। जैसे अगर निकटता की बात की जाए एक वचन में, तो यह, इसका, इसकी, इसके, इसे और इससे, ऐसे शब्द दोस्तों मिल जाए तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में एक वचन का बोध कराते हैं। अगर जो है वह, उसका, उसकी, उसके, उसे, उससे, उसने शब्द आ जाए तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में एक वचन दूर का बोध कराते हैं, निकट, दूर, दूरी का बोध कराते हैं दोस्तों। ठीक है, दूरस्थ वस्तुओं का या दूरस्थ व्यक्तियों का बोध कराते हैं, तो इसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में एक वचन दूसरे में रखते हैं हम। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि इसमें जो निकट के जो होते हैं, जैसे बहुवचन में जो निकट का बोध कराते हैं, ये इनका, इनकी, इन्हें, इनसे, इन्होंने, ये जो शब्द होते हैं ये निकट का बोध कराते हैं बहुवचन में। ठीक है, बहुवचन में दूर का बोध कौन कराता है, तो वे, उनका, उनको, उन्हें, उनसे, ये शब्द जो होते हैं ये दूर का बोध कराते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद हमने देखा। आगे हम देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम, जो उसका दूसरा भेद होता है। आगे हम निश्चयवाचक सर्वनाम देखते हैं। ये जो है सर्वनाम का दूसरा भेद होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है, इसका परिभाषा देखते हैं। जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे, निकट मतलब कि यह या वह, जैसे यह किताब टेबल पे या मेज पे रखा हुआ है, या निकट का है, वह खेल रहा है, वह बालक खेल रहा है, तो वो दूर है बालक, तो इसलिए निकट या दूर की किसी वस्तु का बोध कराता है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ए, वे, अगर ये वाक्य में मिल जाए, पूछे कौन सा सर्वनाम होगा, तो निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। जैसे यह पतंग है, अगर आपको उदाहरण दे दिया जाए कि यह पतंग है, इसमें कौन सा सर्वनाम का है, तो आप बताएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। वह रो रहा है, ये बिल्ली है, वे घूमने गए, ऐसे वाक्य अगर आपको मिल जाते हैं दोस्तों, तो इन वाक्यों के लिए आप निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है दोस्तों, तो ये हम देखेंगे। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है क्या होता है कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का, पदार्थ का बोध नहीं होता है, कोई भी नहीं होता है, क्या होता है कि जिसे किसी निश्चित, आप देख रहे हैं ना वाक्य शब्द में ही है अनिश्चयवाचक, अनिश्चय निश्चित न हो जिसका, अर्थात किसी सर्वनाम शब्द में जिसके निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ। ठीक है, कोई, अब हमने कहा दिया कोई आया है। अब कोई आया है दोस्तों, तो अब हमने आपको बता दिया कि कोई आया है, तो कोई आया, क्या आप बता सकते हैं कौन आया है, नहीं है बता सकते हैं, क्योंकि निश्चय नहीं है कौन आया है, इसलिए यह क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। हमने कह दिया कि कुछ भोजन दो, अब कुछ का मतलब ये तय नहीं है कितना भोजन चाहिए हमें, तो कुछ का, किसी का, कोई का, इसकी कोई परिभाषा नहीं होती है दोस्तों, यह अनिश्चयवाचक होता है, कोई निश्चित वैल्यू इसका नहीं होता है, निश्चित मान नहीं होता है, इसलिए इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है। तो यदि वाक्य में आपको ऐसे वाक्य मिल जाए, कोई आ रहा है, वहाँ पर कोई खड़ा है, मुझे कुछ नहीं मिला, यहाँ से कुछ गायब है, तो ऐसे वाक्य अगर मिल जाए तो दोस्तों कोई, कोई, कुछ वाला वाक्य प्रयोग, शब्द का प्रयोग मिल जाए वाक्यों में, तो ये हमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध हमें ये कराएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। आगे जो आपका भेद होता है वो संबंधवाचक सर्वनाम का भेद होता है। किसका होता है, संबंधवाचक। इसमें आप देख रहे हैं संबंध शब्द लगा हुआ है। संबंध का मतलब होता है जहाँ दो वस्तुओं में, दो व्यक्तियों में या दो वस्तुओं में, ठीक है, दो व्यक्ति में या दो वस्तु में जब
कोई संबंध स्थापित किया जाता है या संबंध बताना होता है, कोई ऐसे शब्द जो दो व्यक्ति या वस्तुओं में संबंध का बोध कराते हैं, संबंध बताते हैं, तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे कि वह सर्वनाम शब्द, परिभाषा देख लेते हैं। वह सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम के संबंध का बोध कराएं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, उसी, जब, जैसा, जैसी, जितना, जितनी, उतना, उतनी, जिसका, जिसकी। तो ये जो शब्द होते हैं ये संबंध बताने का कार्य करते हैं हमेशा। ऐसे शब्दों को हम संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे हम देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो जैसा ही बोओगे वैसा ही क्या करोगे? काटोगे। तो यहाँ काटने का संबंध किससे है? बोने से है। अर्थात हम अगर अच्छा बोते हैं फसल को तो अच्छा काटेंगे फसल, अगर खराब फसल बोते हैं तो खराब फसल, हमें पैदावार खराब होगा हमारा। तो इसलिए यहाँ पे जैसा का संबंध क्या है? वह, तो इसलिए दो शब्दों का यहाँ पर संबंध प्रकट किया जा रहा है। जैसा का संबंध वैसा से, जैसा बोना है वैसा ही काटना है। तो ये दोनों वाक्यों का संबंध प्रकट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोने का, काटने से। तो इसलिए इसको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये जो शब्द होते हैं जैसा, वैसा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब भैंस का संबंध क्या है? लाठी से है, कि जिसकी लाठी होगी उसी की भैंस होगी। तो ये जो जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये जो वाक्य होते हैं दोस्तों ये संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब भी ऐसे आपको शब्द मिल जाए, जो, सो, उसी, जब, जैसा, जितनी, उतनी, उतना, उतनी, जिसका, जिसकी, ऐसे वाक्य में अगर शब्द का प्रयोग आपको मिल जाए तो आप जो है आंख मूंद कर संबंधवाचक सर्वनाम आप टिक कर देंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट होता है इसका वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ये बहुत आसान होता है। अब जानते हैं जहाँ भी प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग है, वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। तो आप परिभाषा देखेंगे, वाक्य में प्रयुक्त शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न किया जाए, क्या किया जाए? प्रश्न पूछा जाए, ऐसे शब्द को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कब, कैसे, क्या, कौन, कहाँ, किसको, किसको, किसके, कहाँ, कितना, ये जो शब्द होते हैं दोस्तों ये प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और इसलिए ऐसे शब्द अगर आपको वाक्य में मिल जाए तो आप प्रश्नवाचक सर्वनाम का जो है बताएंगे इसको। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, यह काम कैसे करना है, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए। तो ऐसे जो शब्द हैं दोस्तों ये प्रश्न पूछने के लिए काम किए जा रहे हैं, कहाँ, कैसे, क्यों, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निजवाचक सर्वनाम क्या देखते हैं? निजवाचक सर्वनाम क्या होता है दोस्तों ये लास्ट होता है भेद, और सर्वनाम का अंतिम भेद है निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पर इसमें निजता का बोध कराया जा रहा है। ऐसे शब्द जो निजता का बोध कराएं, अर्थात अधिकार, खुद को एक अधिकार प्रदान करें, स्वामित्व प्रदान करें, अधिकार प्रदान करें, खुद को निजता का बोध कराते हो, ऐसे शब्दों को क्या करते हैं हम जो है निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में आप समझें, सर्वनाम जो सर्वनाम तीनों पुरुषों, अपने तीन पुरुष पढ़ा था, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष में निजत्व का बोध कराते हो, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे दोस्तों इसका जो शब्द होते हैं निजवाचक सर्वनाम में, आप, स्वयं, वाक्य, स्वतः, अपना, अपने, अपने जैसे शब्द आ जाए वाक्य में तो ये निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे उदाहरण आप देखेंगे, मैं अपना कार्य खुद से कर लूँगा, मैं अपना कार्य खुद से ही कर लूँगा। दोस्तों ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। मेरी पत्नी अपना कार्य स्वतः करने में सक्षम है। तो स्वतः शब्द है ना, ये अधिकार की बात की जा रही है, यहाँ खुद की बात की जा रही है। तो ऐसे शब्द क्या होंगे? ये निजता की बात, स्वामित्व की बात की जा रही है यहाँ पर, स्वामित्व की। ठीक है, तो इसलिए ऐसे शब्द जो है क्या हो जाएंगे? निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखे जाएंगे। कल मैं अपने माता पिता के साथ आऊँगा। दोस्तों कल अपने माता पिता की बात की जा रही है ना, यहाँ पर निजता की बात की जा रही है, तो इसलिए ये क्या होंगे? निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण होंगे दोस्तों ये रहा सर्वनाम, इसके सभी भेद परिभाषा को हमने जाना। फिर नए टॉपिक से मिलेंगे आपसे। चैनल को आपने पहली बार है तो चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए और कमेंट कर अपना जो है फीडबैक दीजिए, वीडियो आपको कैसा लगा। और वीडियो को लाइक कर शेयर भी कीजिए। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया, थैंक यू।